अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने तो जब हमने जब प्रिपरेशन की थी, तो ख्वाह वो एफएससी हो या चाहे वो एमडी कैट हो, मैंने किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया पूरे पूरे किए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैंने उनको चॉइस पे छोड़ा हो, ना ही एफएससी में और ना ही एमडी कैट में। देखें क्योंकि देखें आप बिल्कुल भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आपके पास कोई रूम होना ही नहीं चाहिए रिग्रेट का। आपने अपनी जब तैयारी करनी है तो आपने अपना 100% देना है। आपने शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने। तो आपने अपना फुल 100% प्रिपरेशन जब आप रखेंगे, आपने कोई डाउट नहीं छोड़ना अपने जहन में। आप ये ना हो कि पेपर से एक दिन पहले आपके जहन में ये ख्याल है कि अगर मैंने ये वाला चैप्टर नहीं किया और अगर इसके अंदर से सवाल आ गए तो मैं क्या करूंगा। आपने अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल करनी है। तो मैंने तो अपनी तरफ से किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया पूरे किए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर हमारे जो सवाल आएंगे वो किस तरह के होंगे और वो किस किस चैप्टर के अंदर से आएंगे। लेकिन जब हमारा पेपर हुआ तो उसमें जो मैंने एक चीज फिगर आउट की कि जो किंगडम्स का सिलेबस है वो पहले से बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया। पहले किंगडम्स में आपको किंगडम एनिमेलिया पूरा करना पड़ता था, फंजाई है, बैक्टीरिया का जो चैप्टर है वो आपको पूरा करना पड़ता था। अब चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब आप अगर अपने यूएचएस का सिलेबस देखेंगे तो यूएचएस के सिलेबस में मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 5 या पॉइंट नंबर 5 के अंडर का जो हेडिंग है वो उसने लिखी हुई है वैरायटी ऑफ लाइफ। और जब आप अपनी एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक देखते हैं तो उसके अंदर भी आपका एक चैप्टर है वैरायटी ऑफ लाइफ का। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि जब आपने अपने किंगडम्स की प्रिपरेशन करनी है तो वैरायटी ऑफ लाइफ का जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, आपने वो करना है। उसके अंदर वायरसेस आपके आते हैं, वायरसेस पिछले सिलेबस में भी इंक्लूडेड थे, आपके आने वाले सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो किंगडम्स हैं उनकी आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, आपको वो आनी चाहिए कि जो आपका किंगडम जो फंजाई है उसके आपके पास क्या फीचर्स हैं और बाकी के जो किंगडम्स है उसके आपके पास क्या फीचर्स हैं। तो एक चीज तो ये है कि ये तो बहुत सिंप्लीफाई होगा कि जब अपने किंगडम्स करने हैं तो आप चैप्टर 5 को ही फॉलो करें। क्योंकि अगर आपने एमडी कैट 2020 का पेपर देखा होगा या अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप एक दफा उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। आप रियलाइज करेंगे कि आप रियलाइज करेंगे कि जो किंगडम्स का जो जो पोर्शन है ना, उसमें से अव्वल तो सवाल आए ही बहुत कम थे, और जो आए भी थे वो बहुत जनरल थे। किसी भी एक किंगडम का स्पेसिफिक करके, ख्वाह वो प्लांटी है, एनिमेलिया है, फंजाई है, कोई भी स्पेसिफिक सवाल नहीं आया। तो ये तो एक बड़ी तसल्ली की बात है कि आप लोग जब अपनी तैयारी करें तो ज्यादा जरूरत नहीं है आपको कि आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में चले जाएं उन चैप्टर्स की। लेकिन वो एक कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। आपने वर्स्ट की तैयारी करनी है तो आपने डाउट नहीं कोई छोड़ना अपने जहन में कि अगर मैंने फलां चैप्टर को नहीं किया और इससे सवाल आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ अपने जूनियर्स को कि आपके जितने भी चैप्टर्स, जितने भी किंगडम्स आपके सिलेबस के अंदर लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किंगडम प्लांटी लिखा हुआ है तो किंगडम प्लांटी की जो इंट्रोडक्शन है आपने वो कर लें आप एक दफा। और जो किंगडम प्लांटी के जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं स्टार्ट वाले, मेटाजोआ क्या होता है, पैराजोआ क्या होता है, यू मेटाजोआ क्या होता है, ये जो सारी चीजें हैं इस तरह आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें दिस स्टैंड फॉर व्हाट, इनका मतलब क्या है और इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो क्या है। तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी आपके 5-6 पेजेस होते हैं ना किंगडम्स के, वो आप एहतियातन एक दफा पढ़ लें। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको रट्टा लगाने लग जाए और आप अपने पूरे पूरे किंगडम्स करने लग जाएं। एहतियातन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि पेपर से एक दिन पहले कोई आपके जेहन में डाउट ना हो कि यार अब किंगडम्स अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं अब किंगडम्स मैंने किए नहीं तो अब मैं उनको किस तरह टैकल करूंगा। तो एहतियातन आप इंट्रोडक्टरी 5-6 पेजेस पढ़ लें। और इसके अलावा किंगडम्स के अंदर जो टेबल्स लिखे हुए हैं आप एक दफा उनको गो थ्रू कर लें। क्योंकि टेबल्स जो हैं वो एक्चुअली क्या है, वो समरी हैं आपके पास उस सारी इंफॉर्मेशन की जो आपके चैप्टर के अंदर रिटर्न। तो आप एक दफा जब टेबल्स देख लेंगे ना, फॉर एग्जांपल फंजाई के अंदर टेबल लिखा हुआ है, तो आप उस टेबल को एक दफा रीड कर लेंगे तो आपको मेजोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो उसमें भी कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको याद करने लग जाएं। एहतियातन जब आपके पास टाइम होगा, अभी भी नहीं, जब आप समझते हैं कि आपकी बाकी तैयारी कंप्लीट है, अब आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप उसको एक दिन के अंदर, मेरा ख्याल है आप 3-4 घंटे लगा के एक दफा बस आप अगर रीड कर लेंगे ना, तो कम से कम आपको तसल्ली हो जाएगी। थोड़े से आपके एफएससी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो एफएससी में आपने याद किए होते हैं, एक तो वो आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप खुद भी आपके अंदर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि मैंने अगर फलां सवाल है
तो अगर कोई फलां किंगडम है या फलां आपके पास चैप्टर है, तो अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड हूँ, और ये वो चीज़ है जो जिसके अंदर मैं स्टैंड आउट करता हूँ बाकियों के अंदर। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है कि जब किंगडम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह उसको करें। और अगेन, अगर आप ज़्यादा अगर आप पुराने पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किंगडम्स के अंदर से सवाल आए हैं। लेकिन जब आप मेरे 2019 का या मेरी बारी का आप जब एमडी कैट का पेपर देखेंगे तो यूल रियलाइज कि भी वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर से बहुत मिनिमल चीजें पूछी हुई हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। किंगडम्स के हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर आप चैप्टर 5 कर लो, आप इंट्रोडक्टरी पेजेस कर लो हर चैप्टर के, वो वेरी करते हैं। कुछ चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन थोड़ी लंबी है जैसे किंगडम एनिमेलिया की है, और जो कुछ चैप्टर्स है फॉर एग्जांपल फंजे वगैरह उनकी इतनी लंबी नहीं है। आप इंट्रोडक्टरी पेजेस कर लें और आप उसके अंदर जो दिए गए टेबल्स हैं वो कर लें। अब अगेन जो मेन आपका प्राइम फोकस है वो आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 के अंदर वायरसेस जो हैं और 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उस पे आपकी जो ग्रिप है वो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप बाकी चीजों को भी देख सकते हैं, ताकि आपके ज़हन में कोई डाउट ना हो और आपको ये ना हो कि यार अगर ऐसा कुछ सवाल आ गया तो मैं क्या करूंगा, या एंड वाले डेज में आप पैनिक ना कर दें। तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना कि जब आप उस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा जरूरत नहीं है आपको कि आप बिल्कुल डिटेल अंदर जाएं उन किंगडम्स की। इस हवाले से अगर हम इस हवाले से अगर हम एक अब हम देख लेते हैं हर सब्जेक्ट को अलग-अलग से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। चले बासित भाई वेलकम आ ही बैक। गए हैं। मैं बल्कि आप मुझे कहें वेलकम बैक। जी वेलकम बैक बासित भाई। बहुत अच्छा यार तलहा, बड़ा जबरदस्त सेशन जा रहा है। मैं देख रहा था अपने मोबाइल पे, और मेरा तो ख्याल ये है कि आप ही किया करें और आप ही बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिया करें। मैं तो बीच में वक्त शायद जाया होता है। और अब बासित कमेंट्स मैं भी तो आ अपने रहे हैं, और जूनियर्स एक के लिए एक हमेशा ही हाजिर हूँ। एक एक जो दोस्त था उसका बड़ा जबरदस्त कमेंट आया कि बासित भाई आपने घबराना नहीं है, लाइट आपकी चली गई है। चले आप प्लीज कंटिन्यू, आप जो बता रहे थे प्लीज बताएं आप। मैं बस भी असल में जरा सब्जेक्ट वाइज बता रहा था जी कि जी बिल्कुल हर ठीक है, बिल्कुल सब्जेक्ट ठीक है, के आप बारे में कंटिन्यू जो करें। इम्पोर्टेंट चीजें। तो सबसे पहले ये है कि बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो सबसे लंबा होता है। तो बायोलॉजी के पोर्शन में मैं जो सजेस्ट करता हूँ अपने सारे जूनियर्स को, वो ये है कि आपको बुक का एक एक लफ्ज आना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स आपके मैटर तो करते हैं, लेकिन आप पास्ट पेपर्स को अगर उठा कर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो स्टेटमेंट है ऑफ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपकी एफएससी की बुक से लिया गया। एक सवाल की एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, मैं दोबारा उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एमडी के 2013 का सवाल है कि जब ओव्यूलेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल के अंदर, तो आपके पास क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है या ओवम होता है। तो बुक बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उसका जो आंसर है वो ओवम करते हैं, क्योंकि बड़ी ना जनरल सी परसेप्शन बनी होती है कि इसका ओवम आंसर होगा या इसका एग आंसर होगा। लेकिन उसका जो असल आंसर है वो सेकेंडरी ओसाइट है। अब सेकेंडरी ओसाइट कैसे है, ये इस वजह से तो नहीं है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ये मेरे टीचर्स ने मुझे कहा था, ये इस वजह से क्योंकि आपकी बुक क्लियरली स्टेट करती है कि द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो इस चीज का बड़ा आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो बुक की लाइंस है स्पेशली फॉर बायोलॉजी वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको रट्टा लगाना चाहिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं वो आपके अच्छी तरह बिल्ड होने चाहिए। तो बायोलॉजी में तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा जो है वो ये है कि हम अगर बात कर लेते हैं, बहुत से बच्चे फिजिक्स का पूछते हैं। फिजिक्स के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बल्कि तलहा और अल्लाह का शुक्र है कि फिजिक्स के पोर्शन में मेरी मैं आपसे एक चीज शेयर करूं। मेरा ख्याल है जहां मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उस जी बात। क्वेश्चन का आपने जवाब दिया होगा कि एकेडमी में नंबर मेरे तो यार बड़े थोड़े आते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी और मुझे समझ नहीं ऐसे ही आती थी होता कि है। ये एकेडमी वाले कहाँ से सवाल लेके आते हैं और क्यों इतना मुश्किल इनका पेपर होता है। और कभी डिप्रेशन भी हो जाती है, जाहिर है बंदा डिप्रेस हो जाता है कि शायद मैं अच्छा स्टूडेंट ऐसे ही नहीं हूँ। बात है। और मेरे उस टाइम बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। टोटल मार्क्स शायद 1100 थे या 1200 थे, मुझे अब एग्जैक्ट याद ऐसे ही नहीं है। है। तो जब मैंने एम कैट दिया अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ, फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हुआ मेरा, जो कि सेकंड बेस्ट है। जाहिर है किंग एडवर्ड इज द नंबर वन। तो मुझे बड़ा डर रहता था।
और मेरा ख्याल है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होता होगा। एक स्टूडेंट ने बल्कि पूछा भी है कि आप बताएं मेरा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मैं भी आपसे शेयर करता हूं। पहले बेहतर है कि तलहा बताए, चूंकि उसने लेटेस्ट जो है वो अभी एग्जाम क्लियर किया हुआ है लास्ट ईयर। बस अभी जब भी आप गए हुए थे तो मैंने बल्कि ये बात बताई भी कि जब मैं नहीं, मैं गया नहीं था, मैं एकेडमी आपको जाया सुन करता रहा था। था, मैं आपको सारा शो आपका मैंने सुना है जो चल जी रहा जी। था। तो मैंने यही बताया कि जब मैंने भी एकेडमी में जब रोज जाया करता था, तो ऐसे नहीं है कि अगर मेरे 195 मार्क्स आ गए अल्टीमेटली, तो किप्स के टेस्टों में या किसी भी एकेडमी के टेस्ट में मेरे 60 आउट ऑफ 60 आते थे। ये परफेक्शन मेरा नहीं ख्याल शायद जिस बच्चे ने टॉप भी किया एमडी कैट में वो भी अचीव नहीं कर सकता। कि ये जो हम्म, एकेडमीज के टेस्ट हैं, ये इसमें यू आर बाउंड टू गेट योर एमसीक्यूज रॉन्ग। आप उसको परफेक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उनको खुद नहीं बनाया हुआ, क्योंकि बिल्कुल इंतहाई बिल्कुल। कॉन्सेप्चुअल सवाल, इंतहाई टाइम टेकिंग सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं। ऑब्वियसली अब एकेडमीज का भी ये हिसाब किताब होता है कि अगर आपको इजी इजी सवालों पूछने लग जाएंगे तो बच्चे तो एकेडमी ज्वाइन ही नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हाँ जाहिर है वो एकेडमीज उनको में भी लगेगा अपना कि यार सर्कल मैं ज्वाइन तो करना है। बिल्कुल ठीक तो है। अच्छा, और एक दूसरा ये चीज। होता है कि अगर आपके तो दूसरा ये है कि अगर आपके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आने भी लग जाते हैं, तो बच्चा अपनी तरफ से बड़ा रिलैक्स हो जाता है, यार मेरी तैयारी बड़ी आउट क्लास जा रही है और मुझे अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं, आपके अंदर की आवाज कहती है कि नहीं यार तुम्हारी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, तो आपको यानी इससे इससे डिप्रेस नहीं होना हमने, इससे इससे डिप्रेस नहीं होना, ये बिल्कुल ऐसे आपकी नहीं। मैं दिस इज फॉर द बस अभी सेक ऑफ बल्कि खुद ही प्रेपरेशन। बता रहा था कि कुछ एमसीक्यूज कुछ ऐसे ही है। और बस भी ऐसे ही होता था कि कुछ एमसीक्यू, कुछ जो टेस्ट होते थे उनमें मेरे तकरीबन 10 एमसीक्यूज भी गलत हो जाते थे। तो उस वक्त अच्छा। जो डिप्रेशन होता था वो तो अपनी जगह, और अलहदा डिप्रेशन इस बात का कि कुछ बच्चों की उसमें फुल मार्क्स भी आ जाते थे। हाँ, ये ऐसे भी कुछ होते हैं नौजवान, ऐसे भी होते हैं बच्चे, उनकी हर चीज ही ठीक होती है, वो अल्लाह जाने कहाँ से तैयारी करते हैं। मुझे तो नहीं होता था, हमेशा कुछ ना कुछ सवाल गलत हो जाते थे। एक चीज आपने बताई भी है, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी की है, और वो काफी दोस्तों ने पूछा भी है कि ये जो किंगडम्स बायोलॉजी के अंदर हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने जो जब तैयारी की, और जब हमारी उस टाइम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो मेरा ख्याल है 3 किताबें हैं, वो पढ़नी होती हैं आपको। तो इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी चीज, वो है आपका एफएससी की बुक्स का हर्फ बे हर्फ रट्टा। आपको हर चीज उसकी याद होनी चाहिए। बल्कि मुझे याद है जब लास्ट डेज थे, तो फिजिक्स में कुछ चीजें होती हैं जो डिजिट्स होते हैं, यानी वो एग्जैक्ट आप उसका कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो एक डिजिट्स हैं जो कि आपने उनको याद करना है। तो फिर मैंने ये किया था कि जो वो मेरे वो चीजें जहन में नहीं रहती थी, तो आखिरी दिनों में मैंने और मेरे दोस्त ने, डॉक्टर ताहिर लतीफ, वो आजकल एफसीपीएस मेडिसिन कर रहे हैं, तो हमने इकट्ठे बैठ के पूरी फिजिक्स के वो लाइनें जो थी वो लिख ली एक पेज के ऊपर, और वो कोई 5-6 हमारे पेजेस बन गए। तो आखिरी दिनों में हमने सिर्फ उनको रट्टा लगाया। ये स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब रहती है। जैसे कि आप देखते हैं बायोलॉजी में कुछ टेबल हैं, आप जब पूरी किताब करते हैं तो टेबल्स करते हुए आप उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं करते। अगर आप उन टेबल्स को अलहदा से सेपरेट कर लेते हैं और एक अलहदा उनकी बुकलेट फॉर्म में ले आते हैं, तो फिर उनका रट्टा ज्यादा अच्छा लग जाता है। क्यों तला, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत? बस तो ये वाली अप्रोच भी ठीक है। और दूसरा ये कि मैं तो हमेशा, अब जैसे मैंने भी कहा, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही तला मुझे। हेलो। इसके अलावा जो कुछ भी एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है इन अ गिवन चैप्टर, आपने वो सारा कुछ करना है। अगर आपको बल्कि मुझे आसान लगता याद है है, इस तरह के सॉरी आप मैं उसको आपकी अलहदे से आपकी कहीं लिख लें। सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूं, मुझे याद है जी जी। बायोलॉजी की एक किताब बुक के आखिर में कुछ डेफिनेशंस होती हैं शायद, वो पता नहीं अब हैं या नहीं, उस टाइम हमारे जमाने में थी। जी बस अभी। यानी जब पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं तो बुक के आखिर में कुछ उन्होंने डेफिनेशंस लिखी होती हैं, कुछ नोट्स बुक के आखिर में होते हैं। वहां से भी यस। क्वेश्चन आए थे, मुझे याद है, वहां से भी क्वेश्चन आए थे। वो ब, वो बस भाई ग्लॉसरी एंड पे हाँ लिखी हाँ, होती है, बिल्कुल और उसमें होता है बिल्कुल। कि एक वर्ड उन्होंने लिखा होता है, उसके आगे डेफिनेशन लिखी होती है। तो वो भी अगर आप एक दफा रीड कर लेंगे तो वो फायदा हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर उनको आपकी भी याद पीछे करना से बड़ा जरूरी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो वो अगर आप ना भी करें तो मेरे ख्याल है गुजारा हो जाता है। मेरा ख्याल है अब हम ऐसे ही फिजिक्स ऐसे पे ही कुछ बिल्कुल, अगर फिजिक्स पे आपने एक कुछ दफा बात करते हैं। रीकैप करना है अपनी सारी नॉलेज का, और आपने
फिजिक्स पे कुछ बात कर लेते हैं, जो कि बहुत से क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड हैं। आप प्लीज जरा फिजिक्स के बारे में कुछ बता दें कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। जी जी बात सही। अच्छा बासित भाई फिजिक्स के अंदर तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरे एमडी केट में मुझे किसी चीज ने जो सबसे ज्यादा ट्रबल किया ना, वो फिजिक्स थी। फिजिक्स में आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। आपके बहुत ज्यादा एमसीक्यूज गलत भी हो जाते थे। और वो बड़ा बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपने एक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, उसकी वर्किंग कैसे करनी है, कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिजिक्स के अंदर, मेरे एमडी कैट के अंदर, फिजिक्स वो वाहिद सब्जेक्ट था जिसके अंदर मेरे पूरे मार्क्स आए हैं, पूरे एमडी कैट, जो मेरी बारी का एमडी कैट था। अब उसको मैंने टैकल किस तरह किया था, तो फिजिक्स के लिए मैं समझता हूँ कि आपकी बुक की जो नॉलेज है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि फिजिक्स 10 या 20% सवाल सिर्फ डेफिनेशन या बुक की लाइंस पे बेस्ड होते हैं। बाकी जो मेजोरिटी है वो न्यूमेरिकल्स हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में कहीं नहीं लिखे होंगे, ना बुक के दरमियान में लिखे होंगे, ना बुक के एंड पे लिखे होंगे, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। वो बिल्कुल रैंडम आपके सामने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आएंगे। अब उनको जब आपने टैकल करने हैं तो उसके लिए आपकी ये अव्वल जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी मेंटल मैथ जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक वो फ्रैक्शन दे देता है 22/7, तो बजाय कि आप वो पूरा 22/7 सॉल्व करने बैठ जाएं, आप उसको 21 पे राउंड करें, 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 आंसर आता है, 3 के जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। बजाय कि आप बिल्कुल। वो फुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, टाइम सिंपल मुझे बना बल्कि लें। ये और मुझे इक्वेशन को मुझे जब आप बल्कि सिंपल याद बनाएंगे तो आपको पड़ता है, सॉल्व करने में भी आसानी होगी। मुझे जो लेकिन याद जब पड़ता है। आपने एक दफा नॉलेज ले ली है, जब आपको एक दफा इक्वेशंस आपने याद कर ली, आपने ग्राफ्स याद कर लिए, सबसे बेहतरीन हल बासित भाई जो फिजिक्स की तारीख है वो मैं ये समझता हूँ कि फिजिक्स या प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ठीक है। बल्कि बल्कि तलहा, आपको मेरी आवाज आ रही है तलहा? और फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस बुक्स का इस्तेमाल करें, आप टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करें, आप जो भी करें, लेकिन फिजिक्स की जो तैयारी है वो आप उसको बगैर प्रैक्टिस के आप सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपके पास गिवन डाटा आता है, जब उसने आपसे एक चीज पूछी है, तो जो पहली चीज आपके जेहन में। जी जी, आप बताएं जो जो आप बता रहे थे चीज। तो जब फिजिक्स का आप सवाल पढ़ते तो पहले तो आपको आपसे जो चीज उसने आंसर जिस चीज का मांगा है ना, उसके जितने भी फॉर्मूलाज आपने बुक के अंदर पढ़े तो आपके जेहन में क्लिक करने चाहिए कि अच्छा उसका फॉर्मूला फलां चैप्टर में ये लिखा हुआ है। अब जैसे फोर्स है, अब फोर्स के फॉर्मूला कोई एक नहीं है, तो आपने फोर्स इज जस्ट नॉट इक्वल टू वर्क इनटू द डिस्प्लेसमेंट। आप सॉरी, फोर्स इज नॉट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम में हमेशा उसका जो है वो फॉर्मूला नहीं होगा। फोर्स के बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं। बिल्कुल ठीक है तलहा। जो बल्कि मैं, मुझे जहां तक याद पड़ता है, तो फिजिक्स के फार्मूलाज में जो फिजिक्स के एमसीक्यू आते थे उसमें मुझे याद है जहां तक, अब तो जाहिर है कुछ चीजें उस तरह से मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। आपको बुक के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस उसने दिए होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं बुक के अंदर, वही क्वेश्चन जो होते हैं वो एम कैट में आ जाते हैं। आप अगर उन क्वेश्चंस को ही अपना रट्टा लगाएं और उन क्वेश्चंस को ही याद कर लें, और बल्कि मैं तो यहां तक आपको सजेस्ट करूंगा कि उनके जो सिनेरियो हैं, उनकी जो लाइंस हैं, आपको वो भी याद होनी चाहिए, ताकि आप फिर उन लाइंस को बाद में जब वो लाइंस वहां पे एम कैट में आपके पेपर में आए, तो आपको आइडिया हो जाए कि यार ये तो वही लाइन है, ये तो वही क्वेश्चन है और इसका ये जवाब है। आपको जवाब भी रटा होना चाहिए। बहरहाल स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा आज का हमारा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया तकरीबन, और बहुत जबरदस्त आज की डिस्कशन हो गई। 1 घंटे का तकरीबन हमारा सेशन हो गया। मैं चाहूंगा कि अब हम इस सेशन को कंक्लूड करें और नेक्स्ट सेशन अब हम जल्द करेंगे। जो भी सेशन हम प्लान करते हैं, बहुत से आपके क्वेश्चन आ रहे आते हैं कि जी सेशन कब होगा या किस टाइम आप ये सेशन प्लान करेंगे। हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पेज के ऊपर आ रही होती है, और हमारी कोशिश होती है कि 2-3 दिन पहले हम जब भी कोई सेशन करें उसके बारे में अनाउंस कर दें कि ये सेशन हमारा इस हफ्ते होगा या इस हफ्ते के एंड पे होगा। तो वो आप सेशन साथ साथ हमारे ज्वाइन करें। एक चीज मैं आखिर में सजेस्ट करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आजकल डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और वो किस तरह होते हैं, वो सोशल मीडिया की वजह से होते हैं।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत करना। मेहनत करने के लिए आपको इन चीजों से, इन गैजेट्स से, खासकर जो सेल फोन है आपका, आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब चीजों से दूर रहें। क्या गवर्नमेंट सेट करती है, क्या डेट आती है, जैसे 15 अक्टूबर की एक डेट आई थी, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो डेट कंफर्म है, कौन सी डेट होगी। आप 15 अक्टूबर को अपने जहन में रखें और उसके लिहाज से आप अपनी तैयारी करें। क्या उसका मेरिट फार्मूला होता है, या एफएससी के कितने मार्क्स लिए जाते हैं, कितनी परसेंटेज, एमडी कैट की कितनी परसेंटेज होती है, 70-30 होता है या 50-40 एंड 10% होता है, इन इस चीजों की बहस में मत जाएं। ये सिर्फ आपका वक्त जाया करेंगी, ये चीजें सिर्फ आपको डी ट्रैक करेंगी, और आपका जो अपना इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जो टेक्स्ट बुक है, वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरी सजेशन हमेशा ये होती है स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से, और पेज के जितने भी हमारे देखते हैं हमारे शोज, कि आप सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें रिगार्डिंग एमडी कैट। 70-30 उसकी होता है परसेंटेज, या उसकी परसेंटेज होती है 40%, 50 और 10%। इस बहस में आप मत जाएं, आप अपनी तैयारी करें, अच्छी सी तैयारी करें, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने तैयारी अच्छी नहीं की, या मुझे इस तरह से पढ़ना चाहिए था, या इस तरह से पढ़ना चाहिए था। हमारे से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं, हमें यूट्यूब चैनल पे भी ये सारे शोज, हमारी वीडियोस वहां भी मौजूद होती हैं। मैक्सिमम दोस्तों तक ये शो आप पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तलहा से, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तलहा से कि वो हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। और एम कैट के जो डेट है उससे 2 हफ्ते पहले हम एक एक्सक्लूसिव सेशन भी करेंगे, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं तलहा से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ नोट्स भी हम स्टूडेंट्स को दे सकें, ताकि जो नोट्स आप पढ़ें, एमसीक्यूज आपकी तैयारी हो जाए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो किसी बुक का क्रक्स होता है, जो सबसे अहम चीजें होती हैं, वो आप तक पहुंच जाएं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया, आपके जो मैसेजेस होते हैं वो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पढ़ता हूं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के शो के बारे में बहुत क्वेश्चन आए हैं, वो इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम के जो छुट्टियां हैं इसके बाद अगले हफ्ते हम वो शो प्लान करेंगे। मुहर्रमुल हराम से रिलेटेड हमारा शो होगा 9 मुहर्रम की रात को इंशाल्लाह 9:30 बजे। उस शो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अपना, अपने चाहने वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अजीजों अकारब का, सबका ख्याल रखें। आप सबको बहुत बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप सब डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने, जो भी आपका ख्वाब है अल्लाह करे वो पूरा हो। और इसके बाद कुछ सेशन हमने ऐसे भी प्लान किए हैं जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हर कोई हासिल नहीं कर पाता सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन होते हैं, और फिर बाहर भी जाते हैं स्टूडेंट्स, चाइना में, किर्गिस्तान में, रशिया में बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं। तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे और उस पे भी हम सेशन करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन भी पूछे हैं, और उन क्वेश्चंस को भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाजत दीजिए, इतना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है बाज़-औक़ात सब क्वेश्चंस का, जो मैं जवाब नहीं दे पाता उसके लिए माजरत। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके एम कैट के लिए। और तलहा का बहुत शुक्रिया, तलहा ने बड़ा टाइम निकाला, और खासकर जब मैं लाइट जाने की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ तो उसने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। तलहा मेरे ख्याल में एक अच्छा एंकर पर्सन भी बन सकता है, बड़े अच्छे तरीके से उसने शो जो है वो कंडक्ट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के फेसबुक लाइव से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।